नमस्कार। एक दफ़े फिर ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं अपने दर्शकों को फिर बताता हूँ कि परसों हमने बताया था कि तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कितने योग होते हैं, कितने करण होते हैं और हजामत कब से बनानी चाहिए और यात्रा किस दिन यात्रा करने से भद्र का वास कब होता है। अगर आप शुभ भद्र में यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सही रहेगी। अगर आपने अशुभ भद्र में यात्रा की तो आपका नुकसानदायक है। तो आए अपने दर्शकों के लिए मैं पहले आपके राजराजेश्वरी की प्रार्थना करता हूँ। ओम तिथि वारम नक्षत्रम च योगम करणमेव च पंचांगम शृणुते नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। पंचांग पहले किसको कहते हैं? सुनीता नौटियाल जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो तिथि, पंचांग क्या चीज़ है? पांच अंग कौन से? तिथि वारम नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगम शृणुते नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। तिथि हो गए, वार हो गए, नक्षत्र हो गए, योग हो गए, करण हो गए, ये पंचांग हो गए। आचार्य विजेंद्र प्रसाद मंगाई हमारे बड़े भाई हैं, देहरादून विद्युत परिषद के प्रवक्ता हैं, उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब इन तिथि, वार, नक्षत्र, इनसे क्या होता है? लोगों का क्वेश्चन रहता है कि शास्त्र ये बताए कि तिथि से क्या मतलब है। ये वार से, चलो वार तो हो गए, नक्षत्र क्या नक्षत्र है? तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या होता है। तिथि आयु कर्म प्रोक्तम नक्षत्रम पापनाशनम वारम शत्रुणाम विनाशायम योगे वृद्धि शतानि च। तिथि से आयु की प्रोक्ति होती है। तिथि से क्या होता है? सपोज किसी के डेथ हो गई और हम कहते हैं जी उसका श्राद्ध करना है, तो ये नहीं देखेंगे, इंग्लिश डेट नहीं देखेंगे उसमें कि भाई आप 5 तारीख है तो 5 तारीख कौन से, पहले देखेंगे 5 तारीख तिथि कौन सी है। सपोज किसी की डेथ हो गई तो उसको तिथि बोलेंगे कि उस तिथि में उसका श्राद्ध होगा, उस तिथि में उसका जो भी क्रियाक्रम होगा। तो तिथि से हमको इस चीज की जानकारी होती। नक्षत्रम पापनाशनम, और नक्षत्र से क्या होता है? जैसा कि होता है गंडमूल नक्षत्र, अगर किसी का बच्चे का जन्म हो गया तो गंडमूल नक्षत्र में लग गए जी, तो ये देखना पड़ेगा कौन सा नक्षत्र है जी। तो ये हमको नक्षत्र से जानकारी होगी। और तिथि नक्षत्र बार नक्षत्रम, और बार से क्या होता है? शत्रु का। आप देखते हैं उंगली उठाते हैं, फलाने बार को आपका केस होगा जी, फलाने बार को आप ऐसा होगा, हम देख लेंगे आपको। तो ये बारों से हमको जानकारी होती। और योगम वृद्धि शतानि च, योग क्या होते? वृद्धि होती है। हम कहते हैं कि शुभ योग हो गए जी, आपके बच्चे का ये लगन है जी, ये योग हो जी, आप इस समय अपना कार्य उद्यापन करो, कार्य की शुरुआत करो, तो ये शुभ योग है। और करणम करो तो कल्याणम, जो कर्ण होते वो उसका कल्याण कारक होते। चंद्रो लक्ष्मी दिने दने, इन चीजों से सुनने से, इन चीजों से पढ़ने से जे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। इसी प्रकार से जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो लोग इसको पढ़ते हैं, उनके घर में इस चीज की वृद्धि होती। यशसो नित्यम दिवाकरो भूमंडले, अगर कोई डेली पंचांग को पढ़ता है, सुनता है, तो हमेशा उस ब्राह्मण के घर में सुख और शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी में हमने परसों बताया था कि 7 बार होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम योगों के बारे में कि योग कौन से ज्योतिष में, तो इसमें आपके योग होते हैं। तो योगों के बारे में, ये हमारे जो योग कितने प्रकार के होते हैं? 27 योग होते हैं। अगर आप जाएंगे तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो विप्र लोग हैं, वो पूछते हैं कि हाँ जी फलाना योग है जी, फलाना ये चीज चल रहा है। तो योगों क्या होते? अश्विनी नक्षत्र के आरंभ से और सूर्य और चंद्रमा दोनों के मिलाकर
800 कलाएं होती हैं। इन कलाओं को एक साथ तब यह योग होता है। सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों की संख्याओं को जोड़कर उसमें 3 का भाग और 1 कम करने से जो शेष अंक बचे उनको विश्वकर्मादि योग, ये योग होते हैं। योगों की संख्या 27 होते ज्योतिष में। वो कौन कौन है? विष्कुम, प्रीत, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभनम, अतिगण, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, ब्रज, सिद्धि, व्यतिपात, वरियन, परिगांग, शिव, सिद्धि, साध्या, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्रिय और वैदृति। ये हमारे 27 योग होते हैं। जब आप जन्मपत्री मिलाने जाते हैं या जन्म कोई कार्य किए जाते हैं तो इसमें 27 योग है। उसी में पंचांग में क्या होता है? 5 चीज होते हैं पंचांग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग 4 हो गए, और कर्ण। इस प्रकार से कर्ण होते हैं। कर्ण किसको कहते हैं? तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। अर्थात एक तिथि 2 भाग, 2 कर्ण होते हैं, तो 11 कर्ण होते हैं। इसमें 11 कर्ण कौन कौन से? नंबर 1 पहले बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विशिष्ट, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किशंदन। ये आपके 11 कर्ण हो गए। इस प्रकार से इनका नाम हो गए पंचांग। आपको होते तिथि, वार, नक्षत्रम, योगम, कर्णमेव च। ये पंचांग के 5 अंग हो गए। और इसमें क्या होता है? नक्षत्रों की भी संज्ञा होती है। कैसी होती है नक्षत्रों की संज्ञा? पंडित ललित मोहन जी लुधियाना से, आपका भी हमारे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत। विजेंद्र जी, हेमंत जी, रुचि सादेव जी, इनका भी हमारे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत। अब संज्ञाएं क्या होती है? मूल संज्ञक क्या होती है? अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती, ये मूल संज्ञक होते हैं। जन्म होने पर इनकी शांति कराई जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये इनकी शांति होती है। ये गंडमूल नक्षत्र कहते हैं लोकल भाषा में, कहीं कहीं इसको 27वां भी कहते हैं, लेकिन मूल संज्ञक ज्योतिष भाषा है मूल संज्ञक। और एक होता है पंचक संज्ञक। जो पंचक होते हैं, पंचक से कौन होते हैं? धनिष्ठा, शतविषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये पंचक होते हैं। ये कब काम आते हैं? जब किसी की मृत्यु होती है तब सबसे पहले आप पंडित जी पूछेंगे तो ये कहीं पंचक में तो इसकी डेथ नहीं हुई। अगर पंचक में किसी की व्यक्ति की जलाने पड़ते हैं, फिर उनकी शांति करानी पड़ती है। और एक होता है ध्रुव संज्ञक। ध्रुव संज्ञक कौन होते हैं? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपदा, ये हो गए। ये कार्यों में विघ्न होते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ये देखना पड़ता है। एक होता है चर और अचल। चर अचल में होते हैं जैसे स्वाति हो गए, पुनर्वसु हो गए, श्रवण हो गए, धनिष्ठा हो गए और शतविषा हो गए। अगर इसमें आपने कोई कार्य करा दिया, सपोज आपने मकान बनाने, व्यापार करने, तो इसमें आपका व्यापार चल भी सकता है, आपका व्यापार नहीं भी चल सकता है। तो ये सब आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ये ज्योतिषी आपको बताएंगे। एक होता है उग्र संज्ञक। उग्र संज्ञक हो गए भरणी हो गए, मगा हो गए, उत्तरा फाल्गुनी हो गए, पूर्व आषाढ़ हो गए और पूरा भाद्रपद, ये हो गए आपके उग्र संज्ञक। और एक होता है मित्र संज्ञक, जैसे कृतिका नक्षत्र हो गए, विशाखा नक्षत्र हो गया, ये होते हैं, ये सामान्य नक्षत्र होते हैं। ये सामान्य नक्षत्र होते हैं। एक होते हैं लघु व्यक्ति का अश्विनी, पुष्य नक्षत्र, हस्ता और अभिजीत, ये कार्य करने के अनुसार ये इनको बोलते हैं लघु संज्ञक ज्योतिष में। एक होते हैं मृदु संज्ञक, मृगशीरा, आपका चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये सामान्य नक्षत्र होते हैं।
एक होते हैं तीक्ष्ण संज्ञक। तीक्ष्ण संज्ञक में आर्धा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। अगर इसमें आपने कोई काम कर लिया तो आपका उस काम का नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए, जब आप चाहे गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, ये ध्यान रखना कि अपने ज्योतिषियों से अवश्य उसकी सलाह अवश्य पूछ ले। आपने तो काम किया लेकिन आपका उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरा होता है अधोमुख। अधोमुख वाले कौन से ग्रह होते हैं? अधोमुख वाले होते हैं भरणी, कृतिका, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तर भाद्रपदा। ये होते हैं अधोमुखी। इनमें भी जब कोई काम कराते हैं तो शुभ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अपने ज्योतिष से अवश्य पूछने हैं। सतीश त्रिपाठी जी, उत्तम सिंह जी, ये सब, इनका भी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। इसमें हमारे बड़े भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, चांदनी चौक से आचार्य जी, ये भी उसमें यूट्यूब में जुड़ गए। आचार्य पंडित प्रभाकर पैनुली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक होते हैं अर्धोमुखी। अधोमुखी कौन से नक्षत्र होते हैं? आर्धा, पुष्या, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। ये कार्य के अनुसार फल देते हैं, जैसा कार्य उसी हिसाब से फल देते हैं। और एक होते अर्धोमुखी, जैसे अश्विनी, पुनर्वसु, हस्ता, स्वाति, अनुराधा और ज्येष्ठा। एक होता है युजा वाले, रेवती से 6 नक्षत्र, आर्द्रा से 10 नक्षत्र, ज्येष्ठा से 10 नक्षत्र, ये सब युजा वाले होते। हंसक, ये इस प्रकार से ये हमारे नक्षत्रों की संज्ञा होती है। फिर आप जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो बहुत सारे प्रचलन होते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं कि इसके पाया कौन से है जी, इसके शुभ पाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे कौन से पाए है? स्वर्ण पाए है, चांदी के पाए है, तांबे के पाए है कि लोहे के पाए है? अब हम ज्योतिषी हैं तो बहुत जगह ये प्रचलित है, बहुत जगह ये नहीं है। तो इसमें कैसे देखें? आर्दमी दशकम रूपम विशाखा युगलोहकम पूर्वादि सप्तमो तमशायम रेवती षष्ठी स्वर्णकम। इस प्रकार इसका श्लोक है। क्या है? स्वर्ण पाय में रेवती 6 नक्षत्र, रजत नक्षत्र आर्द्रा से 10 नक्षत्र और लोह और स्वर्ण ये खराब होते हैं। ताम्र पाय में पूर्वाषाढ़ा से 6 नक्षत्र और लोह से विशाखादि 4 नक्षत्र, ये चांदी के। तो पायों में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पाया शुभ है। सबसे ज़्यादा खराब वाले होते हैं आपके स्वर्ण के पाया। अगर किसी के स्वर्ण के पाए हो गए तो स्वर्ण पाए में मामा के लिए कष्टदायक होता है। अगर कोई आपके भी ऐसा आता है तो उनको कहो कि जिस दिन बच्चे का नामकरण होता है उस दिन उस बच्चे के मामा से सोने का सिक्का, या आजकल फैशन हो गए सोने की चैन हो गए, स्वर्ण अंगूठी हो गए, नहीं तो वैसे नियम के हिसाब से सोने का सूर्या या तांबे का सूर्या, उसमें सोने का टीका लगा करके फिर मामा पक्ष उस चीज बच्चे को पहराएं तो मामा के लिए जो पाए का दोष होता है वो समाप्त होता है। कल इसमें यूट्यूब में हमारे एक मथुरा से किसी ने पूछा था, किसी आचार्य जी ने पूछा था कि आप शास्त्री जी ये बताओ कि छोर कर्म हजामत ये कब का और किस बार को करनी चाहिए, इसमें भी आप प्रकाश डाल दें। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि छोर का मुहूर्त होता है दंत छोरम नखर कृष्यम विहतम चोलादिते बरे। इस प्रकार चौल कर्म में कहे गए हैं 12 नक्षत्र, इनमें शनिवार को, मंगलवार को और रविवार को, इन दिनों को छोड़कर शेष दिन में छोर हजामत इत्यादि करानी चाहिए। वैसे मैंने कल ही आपको बताया कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति है या बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं कि आपको सेब बनानी चाहिए, आपको जूता पहनना चाहिए, उन जगह ये लागू नहीं होगा। लेकिन जितना हो सके ये प्रयास आप जरूर करें कि ज्योतिष के हिसाब से शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन, इस दिन को छोड़कर और दिन आप सेब बना सकते हैं।
इसमें भी संध्या काल में रिक्ता तिथि, पर्वादि दिन, रात्रि, अनशन रहित होकर युद्ध में जाने के समय इनमें इन चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं, इस दिन कर सकते हैं। फिर वो बहुत सारे हमको क्वेश्चन करते हैं जी कि हम बैंक से लोन लेते हैं और हमारा लोन कभी समाप्ति नहीं होता है, या हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया और हमारा वो लोन समाप्ति नहीं होता है। तो मैं अपने दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किस दिन लोन लेना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो उनके भी ज्योतिष में उनके बार होते हैं, उनके नक्षत्र होते हैं, उनकी तिथि होती है, जिससे हो सके कि आप लोन लें और तुरंत आपका लोन समाप्त हो जाए। तो उसमें ज्योतिष में लिखा है स्वाति, पुनर्वसु और मृद संज्ञक विशाखा, पुष्या, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी और चर संज्ञक इन नक्षत्र में 5वां, 8वां, 9वां लगन शुद्ध हो तो द्रव्य प्रयोग करना शुभ है। इस दिन लोन लेना चाहिए, अन्यथा आपने लोन लिया तो आप उसको चुका नहीं पाएंगे। मंगल के दिन, संक्रांति के दिन इसमें कभी भी लोन नहीं लेने चाहिए, इनमें उसकी वृद्धि हो जाएगी तो आप कभी उसका कर्ज माफ नहीं कर सकते। इसी प्रकार हस्ता नक्षत्र रविवार हो, ऋण ग्रहण न करें। इन नक्षत्रों में ऋण ग्रहण करना वह सदैव ऋणी रहता है। बुधवार को कदापि धन नहीं देना चाहिए। अगर आपको कर्ज मांगता है तो ये ध्यान रखना कि बुधवार को कभी भी किसी को पैसा न दें। इसी प्रकार से ज्योतिष में अनेक से अनेक योग होते हैं। बहुत सारे हमको पूछते हैं जी कि हम यात्रा करते हैं तो कब यात्रा करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो इनके भी प्रत्येक के अलग अलग तिथि, नक्षत्र, बार, योग, करण, ये हम सब ज्योतिष के माध्यम से अपने लोगों को पहुंचाते हैं। जितने ज़्यादा हो सके आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई यात्रा करते हैं, जब भी किसी की कोई काम करते हैं, तो इन सब में अपने ज्योतिषियों से, अपने ब्राह्मणों से ये जरूर दिखा लें कि हमको कब, किस काम में, किस दिन कौन सा कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर जब आप जैसे बहुत सारे वस्त्र लेते हैं, अब तो फैशन हो गए, जिस दिन आपके जेब में पैसे उसी दिन आप मार्केट गए और आपने वस्त्र खरीदे, लेकिन ज्योतिष हिसाब से भी वस्त्रों का भी दिन होता है। यहाँ तक कि श्रृंगार, जब आप केस बांधते तो उनका भी तिथि होती है, उनका भी नक्षत्र होता है कि किस दिन आपको ये चीज़ करनी चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब आप यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने कौन सी दिशा हमारे लिए फायदा रहेगी। आपने अपने बच्चों के लिए विदेश भेजने पढ़ाई के लिए, दीपक कंडारी जी बहुत बहुत आपको, आपका YouTube चैनल, आपका जो भजन बहुत हम सुनते रहते हैं। आचार्य नागेंद्र वेदपाठी जी आपको भी नमस्कार। जितने भी हमारे दर्शक ये सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। अब आती है कि यात्रा, हम जब यात्रा जाते हैं तो यात्रा में देखना पड़ता है कि किस दिन हम, ये सब देखना पड़ता है यात्रा में। तो यात्रा लिखा है कि किस दिशा, अगर हमको जाना पूरा दिशा, वहाँ की अगर यात्रा ठीक नहीं तो हमारी यात्रा बेकार ही चल जाएगी। तो ज्योतिष में लिखा है कि पूर्व आदि 4 दिशाएं हैं और 10 दिशाएं होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उनके बीच में फिर पूरब के और दक्षिण बीच में आग्नेय कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण होता है, और पश्चिम और उसमें उत्तर के बीच में आपका वायव्य कोण हो गया, और नैऋत्य और पूरब के बीच में आपका ईशान कोण हो गए, और आकाश और पाताल 10 दिशाएं होते हैं। तो 10 दिशाओं में अलग अलग उनका भी वास होता है, उनके भी तिथि होते हैं। तो कब हमको करना चाहिए, अगर दिक्सूल होता है तो ज्योतिष में लिखा है शनो चंद्रम त्यजेत पूरम दक्षिणम ही दिशा गुरु सूर्य शुक्र पश्चिमाचम बुद्धे भूमि ततोत्तरम। शनिवार, सोमवार पूरब दिशा, बृहस्पति के दिन दक्षिण दिशा, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा, बुध और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा। इन दिशा यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू हो
तो ये सब लागू नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों को बताते हैं कि अगर ये चीज़ तब ये लागू नहीं होंगे। और इसी प्रकार अगर हमको आवश्यकता हो जाने पड़े तो तब इसके लिए क्या प्रायश्चित होता है। देखो, अगर बीमारी है तो दवाई भी। हरजीत सिंह जी, आपको भी ज्योतिष दीपमाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हमको जाना पड़े तो क्या इसके निवारण के लिए करना चाहिए। अनीता सिंघल जी, ये बंगलोर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ईशान्यम च शनि शून्यम अग्नेयम गुरुसमयो वायव्यम भूमिपुत्र च नैऋत्यम सूर्य शुक्रयो। अगर हमको यात्रा करनी पड़े तो क्या करनी चाहिए कि बुधवार और शनिवार के दिन ईशान कोण में, सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन आग्नेय कोण में, मंगलवार को वायव्य कोण में, रवि और शुक्र को नैऋत्य कोण में ये दिक्सूल रहता है। सम्मुख दिक्सूल तो कभी नहीं जानी चाहिए। सूर्यवारम अगर जाना पड़े तो क्या करना चाहिए। सूर्यवारम घृतम पीत्वा गच्छेद सोमपयस्तथा गुड़ मंगलवारे तो बुधवारे तिलानपि गुरुवारे दधि प्रास्यम शुक्रवारे वान्नपि मासम भुक्तम शनो वारे शूल दोषो न शांतये। अगर जाने पड़े तो क्या करना चाहिए। मनीष वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिक्सूल में आवश्यक कार्य पड़ जाए तो इनका दोष किस प्रकार से शांत करना चाहिए। अगर हमको रविवार हम घृतम पिया, पहले थोड़ा घी पी के फिर यात्रा करनी चाहिए। सोमवार हो तो दूध पीना चाहिए। मंगलवार हो तो गुड़ का भक्षण कर दे फिर यात्रा करे। बुधवार हो तो थोड़ा सी तिल खाएं फिर यात्रा करें। बृहस्पतिवार हो तो दही का सेवन करें। शुक्रवार हो तो जौ, और शनिवार हो तो उड़द भक्षण करके तब फिर आप अपने घर से यात्रा के लिए जाएं। इस प्रकार से दिक्सूल दिशाशूल समाप्त हो जाते हैं। इसी में आता है कि घातक चंद्रमा। आप जब जन्मपत्री पे जाते होंगे तो घातक भी ध्यान रखें। घातक चंद्रमा में भी, घातक चंद्रमा कैसी होती है। चंद्रभूतम ग्रहानेत्रम रसम दिग्बनिर्सागरम वेदम सिद्ध शिवा आदित्यम मेषादो घात चंद्रमा। घात चंद्रमा का निधि बलोदी जी, आपका भी स्वागत है। जब चंद्रमा मेष आदि राशियों के कर्म से घातक चंद्रमा हो तो उस राशि को, जैसे मेष प्रथम, वृष पंचम, मिथुन नवम, कर्क की दूसरी, सिंह की छठी, कन्या 10वीं, तुला की तीसरी, वृश्चिक की 7वीं और धनु की 4थी और मकर की 8वीं, कुंभ की 11वीं और मीन की 12वीं चंद्रमा, ये घातक चंद्रमा होती है। तो घातक चंद्रमा भी कोई काम नहीं करना चाहिए। उनका क्या फल होता है। अगर आपकी पत्री में ये चीज़ है तो रोगे मृत्युम रणे भंगे यात्रा काले च बंधनम विवाहे विधवा नारी घात चंद्रम फलम स्मृति। घात चंद्र में क्या फल होते। अगर घात के दिन चंद्रमा रोग हो, मृत्यु, युद्ध करने में तो हार हो जाएगी, यात्रा करते हैं तो बंधन हो जाएंगे, और विवाह होते तो स्त्री विधवा हो जाएगी। इसलिए जब आप अपनी कोई भी जानकारी ज्योतिषी पा जाते हैं तो ये सब ज्योतिषी आप लोगों को देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे योग है कि जो छोटे छोटे योग जिनकी जानकारी हमको बड़ी सरल से हमारे ज्योतिषी लोग देते हैं। इसी में एक भद्रा का वास होता है। भद्रा भी होता है कि भद्रा में भी कोई क्या यात्रा करनी चाहिए। उनका होता है स्वर्गे भद्रम शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम मृत्युलोक गता भद्रम सर्वकारे विनाशिनी। स्वर्ग में भद्र हो तो शुभ कार्य, पाताल में हो तो धन का लाभ, और जो भद्रा मृत्यु लोक हो तो समस्त कार्य को नाश करती है। भद्रा कब देखी जाते। जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो देखिए अग्नि का वास, भद्र का वास, आपने कोई अनुष्ठान कर दिया और अगर उस दिन आपकी भद्रा मृत्यु लोक में,
तो आपका कार्य निष्फल हो जाएगा। तो जब कोई बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा? जो आपके ज्योतिष हैं, जो आपके ब्राह्मण हैं, जो आपके आचार्य हैं, ये सब लोग बताएंगे। तो ये भद्रा का भी बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार के कि भद्रायाम यात्रा अगर करनी चाहिए तो उसके निषेध, उसका उपचार क्या है? भद्रे मुखेषु यो यान्ति कोशमेकं नरो यदि पुनरागमनम नास्ते सागरो त्वरितो यथा। जो व्यक्ति भद्रा के सम्मुख एक कोस भी जाता है, यानी भद्रा से अपने घर से थोड़ा भी चला गया, तो वह पुनः लौटता नहीं है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक ज्योतिष, जैसे समुद्र में जाकर व्यक्ति अगर समुद्र में चला गया तो फिर लौटने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए ये ध्यान रखना, जब आप अपने घरों में अनुष्ठान, पूजा पाठ कुछ भी कराते हैं अपने ज्योतिषियों से, अपने ब्राह्मणों से, अपने आचार्य लोगों से, तो वो लोग ये सब दे के आपको तिथि, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग थे कि हमको कल ही से पूजा करनी है, हमको कल ही से जनपत्री मिलान करने है, हमने कल ही लड़की देखने जाने, कल ही लड़के देखने जाने। तो ये प्रेशर वाली बात कभी आप लोग किसी ब्राह्मण के ऊपर न डालें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे आते हैं कि वीर हमारा टिकट हो गया जी, हम तो चले जाएंगे। अरे भद्रा में अगर आप लड़की देखने जाओगे, भद्रा में कोई आप अनुष्ठान करोगे, तो आपको तो हमेशा के लिए नुकसान चला जाएगा। हम क्यों पाप के भागी बने? बहुत सारे ऐसे होते हैं, मिलान नहीं होती जी, तो बहुत सारे उसमें भी ऐसे प्रश्न करते हैं कि नहीं जी आप बता दो कोई भी डेट। तो कभी भी किसी काम की, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जो बीमारी हो गई उसके ही दवाई देगा। हम बोलते नहीं जी आप कुछ भी दवाई दे दे और हम खा लेंगे, तो वो दवाई कभी भी आपका इलाज नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार जब आप अपनी जन्मपत्री या किसी शुभ काम के लिए अपने ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ये जरूर देखें कि कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, कौन सा करण, कौन सा योग, इन सब के माध्यम, इन सब को देख करके ही, इनकी दशा देख करके ही तभी कोई ज्योतिषी, तभी कोई ब्राह्मण आपको किसी कार्य की अनुमति देगा। न कि आप अपने हिसाब से डेट मांगे, बल्कि जो पंडित लोग बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, जो आचार्य लोग, उसके हिसाब से इन चीज़ों को करना चाहिए। क्या क्या किस किस से बचना चाहिए? त्रायम क्षीरम पंचम्यम छोरम सप्तदिने रतम वार्जम यात दिनानाते पूर्व शक्ति दिने रतम। यात्रा करने में 3 दिन प्रथम दूध ये कभी नहीं पीना चाहिए। 5 दिन पहले छोर हजामत नहीं करानी चाहिए। 7 दिन पहले प्रकार से आपका एक साथ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। तो लिखा है कि किन किन को यात्रा एक साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आप पिता पुत्र हो, यात्रा करते हैं, तो क्या उससे नुकसान होता है, क्या उसको फायदे होते हैं। इसी हिसाब लिखा है यात्रा के समय शुक्र दक्षिण यानी दैन्य हो तो दुख देता है, और सम्मुख हो तो नेत्रों का विकार करता है, और पीठ पीछे हो तो शुभ होता है, और अस्त हो तो यह शुक्र हमेशा अवरोधक होता है। इसलिए जब भी आपको यात्रा जाते हैं, जब भी आप किसी काम के लिए जाते हैं, तो ये जरूर देख लें। आज इतना ही, फिर दूसरी चैनल में आपको फिर नए हिसाब से, नई ज्योतिष गणना के हिसाब से आपको नए डिस्कस होगा। अपने दर्शकों को मैं उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं करते। अगर आपको हमारी ये लाइव अगर अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला पे आप इसको लाइक करें और लोगों को बताएं। इन सब की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल, ये हमारी ज्योतिष मासिक पत्रिका, ये प्रत्येक महीने आते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन है, इसका कोई पैसा नहीं। अपने मोबाइल से आप टाइप करें ज्योतिष दीपमाला और आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपने अपनी कोई पत्री या कोई ज्योतिष संबंधी का कोई भी कुछ जानकारी चाहे तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से हमको अवगत करा सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।